ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, मैंने इस बार कोई भी फाइल लोड नहीं करी है। तो अगर हम पावर बीआई के अंदर अपना खुद का टेबल बनाना चाहें, तो हम खुद की टेबल भी क्रिएट करके उस पर कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डेटा तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे मैन्युअली, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ दो तीन जो ऑपरेशंस हैं मैं कस्टम डेटा पर आपको करा देता हूँ, जिसको मुझे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब आज जो हम पढ़ेंगे पावर क्वेरी के अंदर, वो हमारा होगा डेटा को कंबाइन करना। कंबाइनिंग डेटा। तो डेटा को कंबाइन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अपेंड। दूसरा तरीका होता है हमारा मर्ज। अपेंड हमारा रोज कंबाइन करता है, और जो मर्ज है वो हमारा कॉलम्स कंबाइन करता है। तो जब आपको कॉलम वाइज डेटा कंबाइन करना है तो आप मर्ज का इस्तेमाल करेंगे, और जब डेटा को रो वाइज कंबाइन करना है तो आप अपेंड का यूज करेंगे। एक यूज केस बनाकर चलते हैं। दोनों का अपना अपना एक यूज केस होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी की जगह पर कोई अल्टरनेट आप यूज करें, किसकी जगह ये लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अब इमेजिन करो, जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ उस बैच में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका डेटा मैं एक टेबल के अंदर रख रहा हूँ। मान लो बैच वन। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है, उसकी एज है, और ये उसका कोर्स है जो उसने यहाँ लिया हुआ है। अब मान लो किसी का नेम सोनू है, एज 20 है, उसने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया हुआ है। किसी का नेम मोनू है, एज 22 है, मान लो कोर्स उसका डेटा एनालिटिक्स है। तो ऐसे करके और भी हैं। अब एक और बैच है जिसमें कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका डेटा में अलग टेबल, लेटर सपोज बैच टू बनाई, और उसका भी स्ट्रक्चर सेम है। उस वाले बैच में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका भी नेम, उनका भी एज और कोर्स मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस तरह से जितने भी बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, हर बैच में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका डेटा मैंने अलग अलग टेबल में ऐसे मैनेज किया हुआ है। अब मुझसे कहा गया कि सर आप अपने सारे बैचेस के स्टूडेंट का डेटा कंबाइन करके हमें दे दो। तो अब मेरे पास अलग अलग टेबल में डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक फाइनल टेबल बनाऊंगा, और उस फाइनल टेबल में हर बैच के डेटा को कंबाइन कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर रोज को कंबाइन करना है। कॉलम तो मुझे तीन ही चाहिए फाइनल टेबल के अंदर, वही नेम, एज और कोर्स। अब पहले वाले टेबल में जितना डेटा है, जितनी रोज हैं, वो सब मैं यहाँ पर लाऊंगा। फिर दूसरे वाले टेबल में जितना डेटा है वो सब इसके नीचे मैं अपेंड करूंगा, और इस तरह से सारी टेबल के डेटा को मैं ऐसे करके अपेंड कर दूंगा। फिर ये टेबल बनकर मेरी तैयार हो गई। अब इस टेबल को चाहूं तो मैं एक्सेल फाइल में सेव करूं, और चाहूं तो इसका यूज मैं आगे विजुलाइजेशन में करूं। जैसे करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। तो जब आपके पास मल्टीपल टेबल सेम स्ट्रक्चर पे हो और आप उन्हें कंबाइन करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप रोज वाइज कंबाइन करोगे, नहीं उनको अपेंड आप करना चाहते होगे। इसी को मैं बनाकर आपको दिखाता हूं। तो अब यहां पर देखो एक ऑप्शन आता है, एंटर डेटा। ठीक है, तो जब आप पावर बीआई ओपन करोगे, वहां पर आपको ट्रांसफॉर्म डेटा मिला। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये वाली स्क्रीन दिखाई दी, और यहां पर आपको एंटर डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करेंगे यहां पर एंटर डेटा पर। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप जो टेबल बनाना चाहते हैं
किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टेबल का नाम टेबल है, तो मान लो इसका नाम मैं कर देता हूँ बैच वन। किसी भी नाम से आप बना सकते हो। अब इस टेबल के अंदर ये पूछ रहा है कॉलम किस नाम से रखना है, तो डबल क्लिक करेंगे, एडिटेबल हो जाएगा। और इसका नाम मान लो मैंने कर दिया नेम। अगर आपको एक कॉलम और बनाना है तो प्लस पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, एडिटेबल हो जाएगा। एज, कोर्स। तो मैं चाहूं तो अलग से एक्सेल फाइल बनाकर बाहर से डेटा को लोड, वो हमें करना आता ही है। तो ये भी सीख लेते हैं कि कभी अगर टेम्परेरी पावर बीआई के अंदर टेबल बनानी पड़ी तो हम बना सकते हैं। अच्छी बात है कि एसक्यूएल की तरह क्रिएट कमांड की जरूरत नहीं कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम ये हो। मैनुअली आप एक्सेल लाइक स्टाइल में एंटर करके अपना बना सकते हैं। ठीक है। अब पहली रो पर कर्सर लेकर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, नेम मान लो वही सानू दे दिया, एज 20 दे दी, कोर्स मान लो डीए कर दिया। अब एक रो और इंसर्ट करनी है, प्लस पे क्लिक करेंगे, मान लो मोनू कर दिया, एज 21, इसका भी कोर्स डीए कर दिया। तो ऐसे करके मान लो कुछ मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, फिलहाल 3 कर देते हैं, कितने भी कर सकते हो, है ना। तो हम 3 के साथ अपना काम चलाते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, और ये टेबल बनकर इधर आपकी आ जाती है। अब एक टेबल और बनाएंगे, फिर से एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम मान लो मैंने बैच 2 कर दिया। अब यहां पर मैं सबसे पहले एज नाम दे रहा हूं, दूसरे कॉलम का नाम मैंने कोर्स कर दिया, जानबूझकर मैंने ऑर्डर बिगाड़ दिया, और यहां पर नेम कर दिया। तीनों कॉलम हैं उसी नाम से, बट ऑर्डर मैंने बदल दिया है। ऐसा करके हम कुछ सीखेंगे, है ना। एज मान लो 22, कोर्स मान लो डेटा साइंस, नेम मान लो अजय, एक और कर दिया 20, कोर्स एआई विजय, 21 डीए करण। ठीक है। मेक श्योर कॉलम के नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। लोअर केस अपर केस फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ऑर्डर फर्क नहीं पड़ेगा, पहला दूसरा तो कोई सा भी हो सकता है, बट स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ओके कर दिया, 2 टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। तो ऐसे ही आप 3 4 5 कितनी बना सकते हो। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर इन दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करके मुझे
रिजल्ट दिखाऊं, तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि सर इन दोनों के डेटा को तीसरी टेबल में रखना है, या इन्हीं में से ही किसी में आगे ऐड कर देना है। तो अगर आप मान लो एक नई टेबल में रखना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन पर जाएंगे। यहां ऑप्शन आएगा अपेंड क्वेरीज का। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अपेंड क्वेरीज एज न्यू का मतलब है कि नई टेबल के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा। अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करोगे तो अभी जो टेबल सेलेक्टेड है, जैसे मेरी बैच 2 सेलेक्टेड है, तो उसी के अंदर अपेंड करने वाला काम कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि सर नई टेबल में आ जाए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अब ये पूछ रहा है कि दो टेबल कंबाइन करनी है, दो से ज्यादा करनी है। हमने कहा फिलहाल दो ही करनी है। तीन या उससे ज्यादा करनी, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको तीन टेबल पूछेगा। तो अब पहली टेबल हमने कहा बैच 1, दूसरी टेबल हमने कहा बैच 2। अब ये जो अपेंड ऑपरेशन है, ये ऑटोमेटिकली कॉलम के नेम को सेंस कर लेता है। ऑर्डर चाहे उनका कोई सा भी हो, सेम नेम के कॉलम का डेटा सेम नेम के कॉलम में ही अपेंड करेगा। रिजल्ट अब आप देखना, ये देखो, नेम नेम के नीचे आया, एज एज के नीचे आया, कोर्स कोर्स के नीचे आया। जबकि पहली टेबल में पहले नेम है और यहां पर पहले एज है। अब जो अपेंड होकर रिजल्ट बना, उसका नाम इन्होंने अपेंड 1 कर दिया। तो आप इसका नाम जो चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक करके रीनेम करके मैंने इसका नाम कर दिया, मान लो ऑल बैचेस। तो कोई भी नाम आप अपना जो देना चाहो वो दे सकते हो। अब अगर मैं इस डेटा को विजुलाइजेशन में यूज करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। इसने क्या करा, कॉलम के नेम अलग कंसीडर कर लिए, मतलब केस सेंसिटिव मान रहा है। कॉलम के नेम ना आपके केस सेंसिटिव मान रहा है। तो कॉलम, इसको क्या करो, पहले डिलीट कर दो। तो पावर क्वेरी के अंदर कॉलम के नेम केस सेंसिटिव हैं, स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए और कॉलम का नेम भी सही होना चाहिए। कर देते हैं। डबल क्लिक करो, एडिटेबल हो जाएगा। एक कैपिटल कर दो यहाँ पर। डबल क्लिक करके अपना एडिट कर लो, फिर दोबारा कर लेना। डबल क्लिक करो। सो गया। बन गई, दोनों टेबल मर्ज हो गई, अपेंड हो गया। चलो भाई, ध्यान रखना इस चीज का कि कॉलम के नाम केस सेंसिटिव हैं। अगर आपने एन छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो दो अलग कॉलम मान रहा है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जितने कॉलम है सारे कॉलम भी फिर कंबाइन कर देता है। ठीक है। अब मान लो आपका सही हो गया। अब आप इसको यूज करना चाहते हैं विजुलाइजेशन में।
तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई क्या करेगा हमारा, इस टेबल को पावर बीआई के मॉडल में सेव कर देगा। पावर बीआई मॉडल वो जगह होती है जहां डेक्स काम करता है, जहां आपके विजुअल्स काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये डेटा आपका लोड हो गया पावर बीआई के मॉडल में। मॉडल में लोड होने का मतलब है कि अब आप इस डेटा पर डेक्स भी लगा सकते हैं और इसको विजुअल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूज केसेस देखो, मान लीजिए पहली टेबल है, मान लो T1 नाम से। इसमें 3 कॉलम है, एक C1, C2, C3। और एक दूसरी टेबल है T2 नाम की, और इसमें 2 ही कॉलम है, एक का नाम है C1 और एक का नाम है C2। तो अगर दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हैं, तो क्या हम अपेंड कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब अपेंड कैसे होगा वो देखेंगे। तो जब मैं ऐसी दो टेबलों को अपेंड करूंगा, मान लो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मानो ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, C1 कॉलम ये आ गया, C2 कॉलम ये आ गया, C3 कॉलम ये आ गया। ऐसे करके आपके कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, तीनों कॉलम तीनों आएंगे। अब अभी एक सिनेरियो और बनाऊंगा मैं, पहले इतना समझ लेते हैं। अब C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 3, ये आ गई। उसके बाद C1 में 4 ये आ गया, C2 में 5 ये आ गया, ये 6 आ गया। अब इस टेबल का डेटा हम नीचे ले आए, C1 में 7, C2 में 8, यहाँ पे नल, तो ये नल आ जाएगा। यहाँ पर 9, यहाँ पे 10, यहाँ पर नल आ जाएगा। अब अगला सिनेरियो देखो, माना पहली टेबल में भी 3 कॉलम है और दूसरी टेबल में भी 3 कॉलम है। यहाँ नाम है C1, C2, C3, यहाँ नाम है C1, C2, C4, यहाँ नाम है C4। और मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 2, ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं इन दोनों को अपेंड करूंगा तो C4 भी आएगा। यानी कि अगर कॉलम अलग अलग नाम के हैं तो कॉलम भी कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं सबसे पहले इनको लिख रहा हूं, तो यहां पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इस वाली टेबल में C4 है ही नहीं, नल। इस वाली रिकॉर्ड को हम लाए पहली टेबल से, वहां C4 है ही नहीं, नल। अब यहां पर आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा आपका 2। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ कॉलम अलग रखो, नंबर ऑफ कॉलम सेम रखो, नाम अलग कर दो। तो ये दोनों सिनेरियो क्या करते हैं, दोनों टेबल के सारे कॉलम ले आते हैं और फिर जहां पर एंट्री नहीं मिलती है वहां पर नल कर देते हैं। बट जनरली ऐसी सिनेरियो के लिए फिर ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन का ज्यादा जो इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा वो तभी मिलता है जब आप जितनी भी टेबल को अपेंड कर रहे हैं वो सब सेम स्ट्रक्चर पर है हमारी, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज सिनेरियो क्या है, उससे रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा वो मैंने आपको बता दिया। बट ऐसे रिजल्ट का बहुत ज्यादा कोई खास यूज आप कर नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर एरर नहीं आएगी, काम होगा। ठीक है, चलो अब डेटा आपने क्या करा, आपने यहां पे डाल दिया। हैंग क्यों हो रहा है?
मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, सबके में हो गया। चलो, अब जिनका नहीं हुआ, हमारी तरफ बैड लक ही हो गया उसका। अब समस्या यह है कि मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये सब चला जाएगा। चलो, खाली बैठने से अच्छा है कि फटाफट कर तब भी लेंगे। बस एक ही टेबल रिकवर हो पाई, दूसरी नहीं, कोई बात नहीं। मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो मैं अब सीधे सीधे बना देता हूँ। समझ में तो आ ही गया क्या हो रहा है। यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया मैंने। जब अप्लाई हो रहा हो तो कोई क्लिक विलिक मत करना। पहले शायद कुछ ऐसा हो गया होगा मुझसे। तो अब यहाँ पर आओ, विजुअल पे, पावर बी डेस्कटॉप पर। ये क्वेरी वाला हो गया, जहाँ पर आप अभी अपेंड कर रहे थे। और ये आपका पावर बी डेस्कटॉप हो गया। अब यहाँ पर आप, ये आपका डेटा आ गया। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं। तो मैं बड़ी आसानी से अब क्या कर सकता हूँ, कोर्स, और उसके बाद कोर्स का काउंट। तो फिलहाल जो मेरे पास डेटा था, उसके हिसाब से मैंने क्या करा, बता दिया कि डीए में टोटल 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं, एआई में 2 हैं, डीएस में एक ही है। तो इस तरह से सारे बैचेस के डेटा को कंबाइन करके अगर मैं कोई इस तरह का विजुअल बनाना चाहूँ तो पहले आप क्या करेंगे, पावर क्वेरी में डेटा को कंबाइन कर लें, कंबाइन करके उसको सेव करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से वो क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक टर्म होता है मॉडल, डेटा मॉडल। ये आपका टैक्स हो गया, ये आपका विजुअल्स हो गए। तो आपका जो ये है, ये चलता है। अब जो पावर क्वेरी है, तो अगर पावर क्वेरी में आपने कुछ भी करा है, तो पावर क्वेरी में कुछ भी करने के बाद आपको यहां पर क्या करना होता है, पहले अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से क्या होता है, डेटा आपका लोड होता है। लोड का मतलब हो गया डेटा मॉडल में जाके सेव होना। तब आप
उस डेटा को डेक्स में या विजुअल पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि सर, जो हमने पावर क्वेरी में अपना अपेंड करके रिजल्ट बनाया है, वो डेटा मॉडल में सेव हमें नहीं करना था, हम उसे बाहर एक्सेल फाइल में सेव करना चाहते थे। तो अब अगर ऐसा है तो वापस चलेंगे पावर क्वेरी में यहां से, और जिस टेबल के डेटा को आप एक्सेल में सेव करना चाहते हो उसको ओपन कर लिया, और यहां पर देखो एक टेबल का आइकन आएगा। जिस टेबल के डेटा को कॉपी करना चाहते हो उस टेबल पर क्लिक करेंगे, उस टेबल का आइकन पे जाएंगे और यहां पर क्लिक करो, एक ऑप्शन आएगा कॉपी एंटायर टेबल, इस पे क्लिक करो कॉपी एंटायर टेबल। और जिस एक्सेल फाइल में सेव करना है इसको मैन्युअली आपको एक्सेल फाइल बनाकर उसमें पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके। तो वहां से कॉपी एंटायर टेबल कर दिया, एक्सेल शीट ओपन करी, कंट्रोल बी कर दिया, सारा डेटा आपका आ जाएगा। तो इस तरह से पावर क्वेरी के डेटा को लोड किया जा सकता है मॉडल में, या आप एक्सटर्नल किसी फाइल में भी मैन्युअली सेव कर सकते हो। चलो, अब ये कहानी हो गई हमारी कंबाइन करने की। तो कंबाइन करने में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। जो यूज केसेस थे मैंने आपको बता दिए कि कंबाइन करने में कॉलम का नाम अलग होने पर वो कॉलम को भी कंबाइन करता है विद मिसिंग वैल्यूज। ठीक है। बोलो। आपका इन्फर कर नहीं रहा है। तो इसका यही सॉल्यूशन होगा कि अपना सेम सीक्वेंस भी रख लो, जैसे ये सीक्वेंस है ना यहाँ पर, पहली और दूसरी दोनों का सीक्वेंस सेम रख लो। बैड लक हो गया आपका। नहीं,
2337, रुको। जो मुझे लग रहा है तो देखते हैं। उसने सही करा है, आप ही ने गलत करा है। तो इसका नाम एज क्यों रख रहे हो? इसका करो यार तुम। मैं भी परेशान हो गया, तुम भी परेशान हो गए। चलो, तो अब यहाँ पर चैलेंज हमारे पास आएगा। अगर आपने कहा कि सर मुझे जो एज है ना, ये एज यहाँ पर चेंज करनी है, 20 की जगह 23 करनी है, या मुझे यहाँ पर कुछ और करना है, तो पावर बीआई में ये लिमिटेशन है कि आप सिंगल वैल्यू लेवल पर ऑपरेशन नहीं कर सकते। सिंगल लेवल कॉलम पर या तो आपका ऑपरेशन पूरे कॉलम पर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर कॉलम तो सही है, इसको चेंज करना है या इसको करना है। तो फिर इसका एक अल्टरनेट है, एक्सेल की तरह एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर ये तो लिमिटेशन होगी, हमने कहा ये पावर बीआई की लिमिटेशन है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पहले एक्सेल में चले जाओ, डेटा लेके एक्सेल में जाके चेंज कर लो, वहां तो हो जाएगा, फिर दोबारा लोड कर लेना। यही इसका सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो फिर यह है कि आप एक नया कॉलम बना लो, नया कॉलम, और उस नए कॉलम में आप जो वैल्यू चाहते हो वो आप यहां लिख लो। उसके बाद इस कॉलम को डिलीट कर दो, फिर ये कॉलम बन जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा कि सर मुझे बस ये वैल्यू चेंज करनी है। या तो एक्सेल पे जाओ, या एसक्यूएल में जाओ, या पाइथन में जाओ, कोई और टूल यूज करो जहां पे डेटा मैनेज किया जा सकता है। पावर बीआई सिंगल वैल्यू पे काम करने के लिए कोई सॉल्यूशन आपको नहीं देगा, पूरे कॉलम पे काम करना पड़ेगा। तो सर ये तो सही नहीं है, हमने कहा अब ये सही है कि नहीं है, ये हमारी अपनी डेफिनेशन हो गई। बट पावर बीआई का अपना एक स्टैंडर्ड है कि ये कॉलम लेवल पर आपका काम कर रहा है बहरहाल। चलो, अब अगर किसी को ऐसा करना होगा तो मैंने सोल्यूशन बताया, डेटा को ले जाओ एक्सेल में, वहां चेंज कर लो और दोबारा फिर लोड करना न्यू सोर्स पे जाके। ठीक है, फिलहाल अल्टरनेट यही है। मान के चलते हैं कि ये वाला ऑपरेशन हमारा हो गया, जो आपका अपेंड वाला है। अब दूसरा सिनेरियो लेकर आते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है उसको देखते हैं। मान लो कोई एक बैंक है, इसका नाम कर दिया हमने पीएनबी। इस बैंक में कुछ कस्टमर ने अपने अकाउंट ओपन कराए, पीएनबी अकाउंट नंबर कॉलम का नाम हो गया, कस्टमर का बैलेंस आ गया, कस्टमर का नेम आ जाएगा, और कस्टमर का आधार भी होगा, कस्टमर का आधार। अब एक और बैंक है, यहां पर मान लो इसका नाम मैंने एसबीआई कर दिया। जितने कस्टमर एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करेंगे उनका अकाउंट नंबर यहां आ जाएगा, उनका बैलेंस यहां आ जाएगा, उनका नेम, और उनका भी आधार चाहिए होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि दो बैंकों में लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करा रखे हैं, क्या मुझे उन लोगों का डेटा लाकर दे सकते हो जिन्होंने दोनों बैंकों में खाता ओपन कर रखा है? अगर हम ऐसा कर पाए तो किस बेस पर कर पाओगे? आधार के बेस पे कर पाओगे। अच्छा, अब ये बताओ, मान लो मैं आपसे कहूं कि यहाँ अकाउंट नंबर है 101, बैलेंस है 2000, नेम हो गया सोनू, आधार हो गया 111, अकाउंट नंबर है 102,
बैलेंस हो गया मान लो 4,000। नाम कर दिया मोनू। आधार हो गया 222। एसबीआई के अंदर अकाउंट नंबर मान लो 201 है। 5,000 रुपये पड़े हैं। नाम सोनू कर दिया। आधार है 3333। अकाउंट नंबर है 202। 6,000 बैलेंस कर दिया। नाम मान लो मोनू ही कर दिया। नाम मोनू क्या होगा, नाम सोनू ही कर दिया। और आधार बन 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 ही कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं दोनों बैंकों में वो कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप बोलोगे ये वाला कस्टमर है, यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। अब जरा एक बार इमेजिन करो रिजल्ट का स्ट्रक्चर। रिजल्ट एक टेबल में रखकर मुझे मिलेगा, तो आप रिजल्ट में क्या चाहते होगे। हमने कहा जो कस्टमर दोनों में मिल गया है उसके दोनों की डिटेल दिखा दो। उसका पीएनबी में क्या खाता है वो बता दो। पीएनबी में कितना बैलेंस है ये बता दो। उसका नाम क्या है पीएनबी में ये बता दो। उसका आधार क्या है ये बता दो। तो अब एसबीआई वाले की डिटेल नहीं देखोगे, हमने कहा उसको भी बताओ। उसका अकाउंट नंबर क्या है एसबीआई में ये बता दो। वहां पर कितना बैलेंस है ये बता दो। नेम हमने कहा दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो तो देख लो। आधार दोबारा देखने की जरूरत नहीं, देखना चाहो तो देख लो। अब एंट्री करो 101, 2,000 सोनू। आधार है ये 202। 6,000 नाम सोनू ही है। आधार है ये। तो अब ये बताओ जरा, मैंने इस बार इन दो टेबल को कैसे कंबाइन करा। रो वाइज कंबाइन करा है, कॉलम वाइज कंबाइन करा है। कॉलम वाइज। लेकिन इस तरह से कॉलम वाइज कंबाइन करने के लिए जो हमारा अब ऑप्शन यूज होगा अपेंड की जगह पर, कौन सा यूज होगा, मर्ज। मर्ज कह रहा है मेरा एक रूल और है कि जब दो टेबल कॉलम वाइज कंबाइन करेंगे तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मैचिंग कॉलम। दोनों के अंदर कम से कम एक मैचिंग कॉलम जरूर होना चाहिए, भले ही उनका नाम अलग अलग हो बट वो मैच होता हो। जैसे आधार, इस कॉलम का नाम कुछ भी रख लो। आधार कॉलम का नाम कुछ भी रख लो, बट जो अंदर वैल्यू हैं वो मैच हो रही हैं। तो ऐसा जरूर होना चाहिए, एक मैचिंग कॉलम जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब इसको हकीकत में करते हैं। तो टेबल बना ली। मान लो इसका नाम पीएनबी कर दिया। कॉलम का नाम कर दिया पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। दूसरे कॉलम का नाम कर दिया पीएनबी अंडरस्कोर बैलेंस। तीसरे कॉलम का नाम कर दिया पीएनबी अंडरस्कोर आधार। तीन ही रख लेते हैं। नाम वाम अपना रख लेना, नाम पेन एड्रेस मोबाइल ईमेल बहुत कुछ है रखने को, आसान कर देते हैं। 101, 5,000 बैलेंस कर दिया। आधार ये कर दिया। 102, 4,000 बैलेंस कर दिया। आधार ये कर दिया। सिंपल सी टेबल बना ली एक छोटी सी। ऐसे ही एक टेबल और बना लो एसबीआई नाम से। कॉलम का नाम कर दो एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। दूसरे कॉलम का नाम कर दिया एसबीआई अंडरस्कोर बैलेंस। तीसरे का नाम कर दिया एसबीआई अंडरस्कोर आधार। 201 बैलेंस 3,000। आधार 3333। 202 6,000 111 1।
ओके। तो जिन लोगों ने एसक्यूएल पढ़ रखी है उनको पुरानी यादें शायद ताजा हो गई होंगी। एसक्यूएल के अंदर सेम टॉपिक ज्वाइन के नाम से कहलाता था, और जो इससे पहले मैंने पढ़ाया सेम टॉपिक वहां पर यूनियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो काम करने का तरीका है यूनियन का एसक्यूएल में और अपेंड का पावर बीआई में, ये काफी अलग निकला। मर्ज सेम एज ज्वाइन। तो अगर हम वहां देखें ज्वाइन हमने चार तरह के पढ़े थे, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल। यहाँ पे छह मिलेंगे। चलो देखते हैं दो और कौन से मिलेंगे। तो अब हम गए मर्ज क्वेरी पर। मर्ज क्वेरी एज न्यू मतलब ज्वाइन होने के बाद एक नया टेबल के अंदर डेटा ले आओ। कह रहा है बताओ किस टेबल को। हमने कहा पीएनवी टेबल को। मैचिंग कॉलम यानी कि जब मर्ज पे जाओगे तो आपको सिर्फ टेबल ही सिलेक्ट नहीं करनी है, मैचिंग कॉलम जो दूसरी टेबल के साथ आप यूज करोगे उसको भी सेलेक्ट करना है। यानी कि ऐसे करके जब आप कॉलम सेलेक्ट करोगे तभी अगली टेबल का ऑप्शन आएगा। अगली टेबल का नाम है एसबीआई। और इसके इसके कॉलम को एसबीआई के किस कॉलम से मैच कराना है, आधार। ज्वाइन काइंड यहां पर लगा दिया मैंने इनर। अब इनर ज्वाइन का मतलब है ओनली मैचिंग रोज। ओनली मैचिंग रोज किस कॉलम के बेस पर, जो कॉलम है सेलेक्ट करें हैं उसके बेस पर। तो सिर्फ एक ही रो मैच हो रही है आधार के बेस पर। तो पहले मैं इनर ज्वाइन की बात करता हूं। ओके पे क्लिक कर दिया। ये लो, एक ही मैचिंग रो है। लेकिन सर कॉलम तो सिर्फ पीएनबी वाले आए, एसबीआई वाले नहीं आए। हमने कहा आएंगे। इस पे क्लिक करो एक्सपेंड करने पर। पूछ रहा है कौन कौन से देखने हैं। हमने कहा आधार को रहने दो, बाकी सब दिखा दो क्योंकि आधार तो सेम है ही। तो ये लो भाई, दोनों टेबल के अंदर मैचिंग कॉलम के बेस पर मर्ज करके हमने दिखा दिया। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट ज्वाइन किस पर्पस के लिए यूज होता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे पीएनबी टेबल के सारे कस्टमर का डेटा देखना है। भले ही उन्होंने एसबी में खाता खुलवाया नहीं खुलवाया मुझसे मतलब नहीं है। पीएनबी के सारे कस्टमर का डेटा दिखाओ। अलोंग विद अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने एसबी में भी अपना खाता खुलवा रखा है तो फिर उसकी डिटेल भी साथ में दिखा देना। लेकिन पीएनबी के तो सारे कस्टमर का डेटा चाहिए ही चाहिए। ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। इन्हें सेलेक्ट करो ना, कॉलम को सेलेक्ट करो यहां से ये और यहां से ये। कॉलम सेलेक्ट नहीं करें आपने। कॉलम सेलेक्ट करोगे तभी ओके बटन आएगा वरना नहीं आएगा।
तो अब लेफ्ट ज्वाइन को करने के लिए मैं गया वापस से मर्ज क्वेरी के अंदर, मर्ज क्वेरी एज न्यू, पीएनबी सेलेक्ट कर लिया, कॉलम का नाम सेलेक्ट करना है, एसबीआई सेलेक्ट कर ली, कॉलम का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन काइंड में लेफ्ट, लेफ्ट की डेफिनेशन भी लिखी है ऑल फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है ये, तो जो लेफ्ट टेबल है वो फर्स्ट टेबल मानी जाती है। मैचिंग फ्रॉम सेकंड, इस वाली से सिर्फ मैचिंग वाला आएगा, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड आएगा, ये दोनों आएंगे, और ये मैचिंग वाला यहाँ लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर नल, नल, तो जो मैचिंग वाला है वो आएगा, बाकी नल आएंगे। ये देखो, तो दोनों पीएनवी के रिकॉर्ड आ गए, और राइट वाले से सिर्फ मैचिंग वाला आया है। लेफ्ट, लेफ्ट आउटर। हाँ, पहले मैं इनर करा था। तो कॉलम सेलेक्ट करो ना दोनों से, आधार आधार कॉलम सेलेक्ट करो, तब ओके वाला इनेबल होगा। भाई कॉलम सेलेक्ट करो, कॉलम, जब तक कॉलम सेलेक्ट नहीं करोगे ओके नहीं आएगा। कॉलम पे जाके क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो, यहाँ पे ये क्लिक कर दो। नहीं, ये गिवन होना चाहिए, मतलब जिसने डेटा प्रोवाइड करा है वो पहले से बताएगा कि मैचिंग कॉलम ये है। अगर अननोन है तो फिर ये ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो जो डेटा में देगा जाएगा उसकी जिम्मेदारी है बता के जाए कि मैचिंग कॉलम ये है ना। राइट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? ओनली मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड ऑल फ्रॉम सेकंड। दूसरी टेबल से सारे रिकॉर्ड आएंगे, फर्स्ट टेबल से मैचिंग वाले आएंगे। तो इस बार देखो मेरा भी ओके बटन नहीं आएगा, मैं वैसे ही कर दूंगा, मेरा भी ओके नहीं आएगा। यहां से मैंने सेलेक्ट करा पीएनबी, यहां से मैंने सेलेक्ट करा एसबीआई, अब मैं भी परेशान हूं, मेरा ओके ही नहीं आ रहा है। क्या गलती करी है? कॉलम सेलेक्ट नहीं करें, इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको यहाँ पे क्लिक करो, अब आ गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी लेफ्ट ही कर दिया मैंने, राइट करना था। यहाँ से चेंज कर लेना, राइट, राइट आउटर। तो राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड, और लेफ्ट वाले से बस मैचिंग वाला।
अब आता है फुल। फुल आउटर। फुल आउटर का मतलब है ऑल फ्रॉम बोथ। मैचिंग नॉन मैचिंग जो है सब मिला कर दे दो। ठीक है। ये तो बहुत आसान है। अब सोचो हाई स्कूल में जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको याद आ रहा होगा कि वहां क्वेरी लिखनी पड़ती थी कितनी बड़ी बड़ी। और यहाँ तो बस क्लिक ही करना है। और यहाँ पर कर दिया फुल आउटर। चलो। हाँ वहाँ मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ बस क्लिक करो और हो गया। डायरेक्ट। अब एक और आ रहा है हमारा। इसका नाम है लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी का मतलब है जो फर्स्ट टेबल में नॉन मैचिंग रोज हैं सिर्फ वो ला कर दे दो। तो बताओ इन दोनों में जो फर्स्ट टेबल के अंदर, यानी कि इसको फर्स्ट टेबल या लेफ्ट टेबल कहा जाता है, इसको सेकंड टेबल या राइट टेबल कहा जाता है। तो जो लेफ्ट एंटी है इसका मतलब है जो अनमैच्ड हमारा रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वो रिजल्ट में दिखाना। तो अनमैच्ड कहां से? पहले वाले में से। और अगर ये राइट एंटी होता तो अनमैच्ड दूसरे वाले में से दिखाना। तो अब ये तो मैच हो रहा है, ये तो आएगा नहीं। अनमैच्ड यही है बस। तो बस ये रिकॉर्ड हमारा रिजल्ट में आएगा। ठीक है। चलो। सेम मैनर में राइट एंटी। अनमैच्ड फ्रॉम सेकंड टेबल। चलो अब आगे देखो। अगर मैं इस वाली टेबल को देखूं जो मैंने कंबाइन करके बनाई थी, बैच वाली टेबल, मुझे यहां पर एक जरूरत महसूस हो रही है
सर इसमें आप टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर दो, सीरियल नंबर। ये जो 1 2 3 4 है, ये तो यहाँ पर ही लिखा है। जब आप इसे वापस एक्सेल में लेके जाओगे या कहीं लेके जाओगे तो ये 1 2 3 4 लिख कर नहीं आएगा यहाँ पर। तो मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, कोई सीरियल नंबर जैसे। तो नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं? तो एक तो तरीका था कि आप डेक्स में जाकर नया कॉलम ऐड कर सकते हो। आप पावर क्वेरी में रहकर भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो, लेकिन उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। बहुत बेसिक लेवल पर आप अपना बता सकते हो कि क्या क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ जाओगे अब ऐड कॉलम पर। ऐड कॉलम वाला ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे। क्या? हाँ मतलब कई ऑप्शन आते हैं, आप एक ही चीज को कई जगह से क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्लिक करो ऐड कॉलम पे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है आपका इंडेक्स कॉलम का। इंडेक्स कॉलम पे क्लिक करा। अब ये कह रहा है कहाँ से शुरू करना चाहते हो। जीरो से, तो अपने आप 0 1 2 3 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसका नाम आप डबल क्लिक करके इंडेक्स, सीरियल नंबर या जो देना चाहते हो अपना दे सकते हो अपने हिसाब से। आप कहोगे नहीं सर, जीरो से नहीं देना था, 1 से देना था, तो यहां से इसको कैंसिल कर दो। अभी जो स्टेप आपने ऐड करा है उसको हटा दो। दोबारा जाओ इंडेक्स कॉलम पर, फ्रॉम 1, अब 1 से आ जाएगा। अब आप चाहते हो नहीं सर मैं अपने हिसाब से करूंगा, बार बार ये +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मुझसे नहीं पूछ सकता है इंक्रीमेंट कितने करना है? और ये शुरू 1 से ही क्यों होगा? मैं तो शुरू करना चाहता हूँ 1 0 1 से, 1 0 1 फिर 1 0 2। तो कस्टम करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, कस्टम। दोनों चीजें पूछेगा, बताओ शुरू कहाँ से करना है। हमने कहा चलो करो 10 से। इंक्रीमेंट कितने का करना है? 5 5 का कर दो। आपको पता होनी चाहिए अपनी वजह, ऐसा करने की वजह कोई है तो कर लो। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना नया कॉलम जो ऐड करना चाहते हो वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना ऐड कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए फीस, जिनका कोर्स डी है उनकी फीस ये है, जिनका एआई है उनकी फीस ये है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो सर इस बार सीक्वेंस से तो काम चलेगा, इस बार तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कोर्स कॉलम इक्वल टू दिस देन ये हो जाए, एल्स दिस तो ये हो जाए। तो देखो यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा है कंडीशन कॉलम। नया कॉलम, नए कॉलम का नाम मालूम कर दी फीस। इफ कॉलम नेम कोर्स इज इक्वल टू टीए, देन आउटपुट मान लो कर दिया मैंने 5,000 या 50,000 कर देते, 5,000 तो कम हो जाएगी वैल्यू यार, 50,000 कर देते हैं। अब सर ये तो एक ही आ रहा है, बाकी कैसे करें? ऐड, ऐड क्लॉज। एल्स इफ कोर्स नेम इज इक्वल टू टीएस, तो 60,000। इफ एल्स इफ कोर्स इक्वल टू
AI, फीस इक्वल टू 70,000। अब इसके अलावा कोई भी कोर्स है, अगर मान लो इसके अलावा कोई भी कोर्स है तो उसकी फीस सबकी एक कर दो, तो एल्स में लिख सकते हो। एल्स, एल्स का मतलब है जब तीनों में से कोई कंडीशन मैच नहीं होगी तो फिर ये वाली चल जाएगी। और आप चाहते हो नहीं, मुझे एल्स को यूज ही नहीं करना है, तो इसको एम्प्टी छोड़ दो, ओके पे क्लिक कर दो। यहाँ गया। अब मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पर एक टैक्स नाम से कॉलम आ जाए, और जो टैक्स कॉलम है उसकी कैलकुलेशन है कि जो फीस कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा कस्टम कॉलम पे। कस्टम कॉलम में आप क्या करते हो, आप फार्मूला बताते हो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए। तो कस्टम कॉलम पे क्लिक करा, नए कॉलम का नाम टैक्स कर दिया, और फार्मूला बताया कि जो फीस है, फीस का मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 18%, 0.18। तो फीस का 18% आ गया, या 18 डिवाइड बाई 100। फीस को यहां से इंसर्ट कर देंगे, जिस कॉलम पर फार्मूला लगाना है उस कॉलम का नाम यहां से ले लो सेलेक्ट करके, और उस पर फार्मूले में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो कर सकते हो। उसके बाद ओके। अब अगला काम क्या करना है मुझे, टोटल फीस बता दो, ये प्लस टैक्स। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कस्टम कॉलम बना दो, ये कॉलम प्लस ये कॉलम अपने आप बन जाएगा। और एक शॉर्टकट है, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और यहां पर स्टैंडर्ड ऐड, तो दोनों कॉलम का सम करके अपने आप दे देगा। ये लो, और इसका नाम कर दो टोटल फीस। तो ऐसे करके पावर क्वेरी में आप अपने नए कॉलम बना सकते हो। नया कॉलम एक सीक्वेंस में बना सकते हो, नया कॉलम कंडीशन पे बना सकते हो, नया कॉलम फार्मूला का यूज करके बना सकते हो। लास्ट ऑपरेशन देखो, फिर ये भी खत्म हो जाएगा हमारा। होम टैब पे जाएंगे, न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, न्यू सोर्स,
और जो आपकी सुपर स्टोर वाली फाइल थी, इसके अंदर से ऑर्डर्स की जगह रिटर्न वाली सीट सेलेक्ट करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि इस वाली शीट में दो कॉलम थे, एक रिटर्न और एक ऑर्डर आईडी। तो पावर बीआई में जब इसको लोड किया गया तो इसने कॉलम को डिटेक्ट ये नहीं कर पाया, और इसने कॉलम के नेम को पहली रो बना दिया, और यहाँ पे कॉलम का नाम अपने आप कॉलम वन और कॉलम टू कर दिया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब पावर बीआई में आप डेटा को लेकर आए तो आपका जो पहली रो थी वो आपका हमारा कॉलम का नेम थी, लेकिन पावर बीआई ने उसको कॉलम का नेम ना मानकर डेटा की एक्चुअल रो मान लिया और अपनी तरफ से कॉलम का नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि सर ये वाली जो रो है ये मेरा हेडर बन जाए। तो अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका फर्स्ट रो हेडर बन जाती है। इसका अपोजिट भी आता है, हेडर को फर्स्ट रो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट रो को हेडर बनाना है या हेडर को फर्स्ट रो। कई बार ऐसा हो जाता है पहली रो और हेडर के बीच में मिसमैच हो जाता है, तो इस काम को यहां से कर सकते हो। ये वाला, ये ऐसे हो गया। व्यू में देखो, व्यू के अंदर कुछ ये आ रहा है, क्वेरी सेटिंग। सबसे पहले वाला क्वेरी सेटिंग। चलो भाई, तो ये हमारी कहानी पूरी हो जाती है पावर क्वेरी एडिटर की। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही, बाकी मंडे को मिलेंगे, मंडे को आगे डिस्कस करेंगे।